वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात करेंगे। उसे समझेंगे कि फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या, और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके द्वारा मुक्त होने वाले पदार्थों की जो मात्रा है उसमें किस तरह से संबंध स्थापित कर सकेंगे, किस तरह से रिलेशनशिप स्थापित कर सकेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलिए यहाँ पे हेडिंग भी आपको मिल गया, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और इस फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को परिभाषित करने से पहले हम आपको एक डायग्राम देंगे, उस डायग्राम के आधार पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग इस सेकेंड लॉ यानी कि द्वितीय नियम को परिभाषित करेंगे। तो चलिए एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, यानी कि 3 वैद्युत अपघटन विलयन लिया है। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम लोग श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज एक दूसरे से जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। बैटरी का ये धनात्मक भाग है और इस बैटरी के धनात्मक भाग से हम लोगों ने क्या किया है, बैटरी के धनात्मक भाग से हम लोगों ने यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन A है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन B है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन C है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के एनोड को, ये आपका एनोड हो गया, एनोड को हमने बैटरी, यहाँ पे आप सेल लिख सकते हैं, इस सेल के धनात्मक भाग से जोड़ा है इसको। और जोड़ने के बाद इसमें हमने एक विलयन लिया है। देखिए ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसको पहले बना दिया जाए। सब के सब तीनों जो हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आप आपस में जुड़ेंगे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं और ये आपका क्या हो गया, श्रेणी क्रम में जुड़ गया। और ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के हम लोग ऋणात्मक भाग से जोड़े हैं, यानी कि देखिए इसे हम लोग बैटरी के धनात्मक भाग से जुड़ा है इस इलेक्ट्रोड को, इसलिए इसको एनोड कहेंगे। और इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के ऋणात्मक भाग से जोड़े हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। तो ये श्रेणी क्रम में हम लोगों ने क्या किया है कि इन तीनों को, सॉल्यूशन A, सॉल्यूशन B और सॉल्यूशन C को हम लोगों ने क्या किया है, जोड़ने की कोशिश की है। तो ये जुड़ गया हमारा। इस तरह से इसको आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। तीनों को आपस में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। किससे, बैटरी से। और बैटरी का ये धनात्मक भाग और बैटरी का ये ऋणात्मक भाग। तो ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। तो देखिए फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपको ये बताता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सॉल्यूशन में मौजूद जो पदार्थ हैं उनका विघटन हो जाता है अपने आयनों में। और आयनों में विघटन होने के बाद धनात्मक आवेश वाले आयन कैथोड के तरफ प्रवाहित होने लगता है और ऋणात्मक आवेश वाले आयन एनोड के तरफ प्रवाहित होने लगता है और अपने इलेक्ट्रोडों पर जाकर मुक्त होने लगता है। और प्रथम नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रोडों पे मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो विद्युत धारा के परिमाण के समानुपाती होता है, यानी कि जिस मात्रा में, कितनी मात्रा में कैथोड पर या एनोड पर पदार्थ मुक्त होंगे
वह निर्भर करेगा कितनी मात्रा में या किस परिमाण में, किस मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिसिटी उस सॉल्यूशन से प्रवाहित की गई है। अब देखिए द्वितीय नियम आपका क्या कहता है कि अगर श्रेणी क्रम में, देखिए ये श्रेणी क्रम है क्योंकि एक साथ तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जोड़ा गया है, तो अगर श्रेणी क्रम में हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जोड़कर समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करें। फिर से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि अगर श्रेणी क्रम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जोड़कर समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में समान मात्रा में पदार्थ मुक्त होता है। यानी कि अगर हम लोग इसको परिभाषित करें तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा, अगर समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के अनुपातिक होता है। यानी कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपातिक होता है। कैसे, वो आप ऐसे समझिए। देखिए तो परिभाषा हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम जिसको आप चाहें तो लिख सकते हैं सीरीज में जोड़ा जाए तथा एक समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या आप चाहें तो इसको कह सकते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपातिक होता है। क्या मतलब हो गया इस परिभाषा का कि अगर आप समझें कि ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ए है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बी है और ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सी है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ए, ध्यान दीजिएगा यहां पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ए, यहां पर हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बी और यहां लिख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सी। यहां पे लिखे हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर W1, यहाँ पे सपोज कीजिए कि W1 मात्रा, यहाँ पे W2 मात्रा और यहाँ पे W3 मात्रा, यानी कि W1 मात्रा इलेक्ट्रोड पे मुक्त हो रही है, W2 मात्रा इस इलेक्ट्रोड पे मुक्त हो रही है, W3 मात्रा इस इलेक्ट्रोड पे मुक्त हो रही है। तो क्या हो गया, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या हो जाएगा, WA, W1 की जगह पे WA लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, WB लिख देते हैं, यहाँ पे WC लिख देते हैं, तो क्या हो गया WA/EA। उसी तरह से यहाँ पर आप लिखेंगे
वैद्युत रासायनिक तुल्यांक ए के लिए, यहाँ पे ए के लिए लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक बी के लिए क्या हो जाएगा, WB/EB। और इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक C के लिए क्या हो जाएगा, WC/EC। तो अब ये तीनों का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक आपको मिल गया है, तो तीनों आपस में क्या होंगे, अनुपातिक होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं हम लोग WA/EA बराबर WB/EB बराबर WC/EC। और यही आपका क्या है, इसका मेन फॉर्मूला है। तो ध्यान देना है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोड को अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा उसके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपातिक होता है। यानी कि जितनी मात्रा इसमें मुक्त होगी उतनी ही मात्रा इसमें मुक्त होगी, उतनी ही मात्रा इसमें मुक्त होगी। क्या, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट तीनों का बराबर होगा। कैसे बराबर होगा इसकी बात हम लोग करते हैं, आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कैसे। सबसे पहले आपको यहाँ पर हम बताएंगे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जिसको कहते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। प्राप्त कैसे करते हैं, तो इसको प्राप्त करने की विधि क्या है कि आणविक द्रव्यमान या फिर आणविक द्रव्यमान की जगह पे आप लोग लिख लीजिए दिया हुआ द्रव्यमान। यहां पे लिखेंगे पदार्थ का द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, फिर उसको इंग्लिश में लिखेंगे। इसको कहेंगे तुल्यांकी भार, या फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या कि मास ऑफ मटेरियल को W से डिनोट करते हैं और डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, जिसको हम लोग E से डिनोट करते हैं। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z बराबर W/E। इस फॉर्मूला को हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां लिख दीजिएगा आप लोग, जहां W बराबर पदार्थ का भार तथा E बराबर तुल्यांकी भार। यानी ये हो गया मास ऑफ मटेरियल और ये आपके पास क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट। तो इसको ध्यान से समझिएगा
क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को कैसे प्राप्त करेंगे, तो दिया गया पदार्थ या मुक्त होने वाले पदार्थ का मात्रा, उसका भार, और उसको भाग अगर हम लोग दे दें तुल्यांकी भार से यानी कि इक्विवेलेंट वेट से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब आगे बात करते हैं कि तुल्यांकी भार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले इसको आप नोट करें, नोट करने के बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुल्यांकी भार की। देखिए तो ये हो गया आपके पास तुल्यांकी भार, जिसको कि हम लोग E से डिनोट करते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं। और तुल्यांकी भार को हमेशा हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आणविक द्रव्यमान, यानी कि किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान हो, आयनिक द्रव्यमान हो या परमाणविक द्रव्यमान हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आणविक द्रव्यमान, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आयनिक द्रव्यमान, आयनिक द्रव्यमान, या फिर हम लिख सकते हैं परमाणविक द्रव्यमान। और इसको भाग देना है आपको उस पदार्थ की संयोजकता से, उस पदार्थ की संयोजकता से, यानी आप यहां पे लिख सकते हैं क्या, E बराबर एटॉमिक मास। अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखें यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, या फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं आयोनिक मास, और आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं एटॉमिक मास, और बटा एटॉमिक मास हो गया। और इसको बटा कर देना है, डिवाइड कर देना है वैलेंसी से। तो चलिए ये आपके पास हो गया क्या, W बराबर Z बराबर W बटा E, और Z क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, सॉरी Z है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। और तुल्यांकी भार क्या है आपके पास, इक्विवेलेंट वेट आप कैसे पता कर सकते हैं, तो आपका जो भी पदार्थ आपके पास है वह आपके पास तीन रूप में हो सकता है, अणु के रूप में हो सकता है, आयन के रूप में हो सकता है, परमाणु के रूप में हो सकता है। तो अणु अगर है तो आणविक भार लेंगे, परमाणु अगर है तो परमाणविक भार लेंगे, आयन अगर है तो आयनिक भार लेंगे। और इसको हम लोग उनके संयोजकता से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार मिल जाएगा। अब इस तुल्यांकी भार को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, इस तुल्यांकी भार के आधार पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, तो आपको करना क्या होगा कि किस मात्रा में पदार्थ जो है वो मुक्त हो रहा है, उसकी मात्रा, उसका द्रव्यमान उसका द्रव्यमान तथा उसके भाग देना होगा आपको तुल्यांकी भार से यानी इक्विवेलेंट वेट से, तो आप प्राप्त कर लेंगे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब इसके आगे की बात,